हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। और जैसा कि आप देख सकते हो, हमारा आज का टॉपिक है क्लास 12th सेट 3 का एग्ज़ाम, जो कि 15 दिसंबर 2021 को कंडक्ट हो चुका है। उसका हमने कंप्लीट सॉल्यूशन अब इस वीडियो लेक्चर में करना है। तो ये आपका सेट का क्वेश्चन पेपर है जो कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। आपने कितने मार्क्स आए हैं इसके आइडिया के लिए अब आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, जो मैं अब आपको यहाँ देने जा रही हूँ। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 to 9 हमारा 1 मार्क का है, क्वेश्चन नंबर 10 to 12 2 मार्क्स के हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 हमारा 5 मार्क्स का है। तो पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इवैल्यूएट द डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 1 dx by 1 plus x square। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इंटीग्रेट 0 to 1, और यहाँ लिखा हुआ है dx by 1 plus x square। यू कैन राइट इट एज 1 by 1 plus x square dx। और ये आप देख सकते हो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है टेंजेंट इनवर्स x की इंटीग्रेशन का बिटवीन 0 to 1। मैंने अपने स्कूल में रिवीजन कराया, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में भी आया हुआ है। तो ये बड़े, अगर आप सेट के सारे क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व कर लेते हो तो फाइनल एग्जाम के लिए आप काफ़ी तैयारी कर सकते हो। अब यहाँ पर हम x के प्लेस पर पहले 1 रखेंगे, माइनस टेंजेंट इनवर्स 0। टेंजेंट की वैल्यू 1 होती है π/4 पर -0, तो दिस इज इक्वल टू π/4। तो आपका राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा। मैं क्वेश्चन कराते कराते आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर मेरे लेक्चर्स आपको समझ आते हैं, पसंद आते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स से सबसे शेयर ज़रूर करें। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल, प्रॉपर्टीज बोला है तो प्रॉपर्टीज ही यूज़ करनी है। इवैल्यूएट द इंटेग्रल -π/2 to π/2 साइन ऑफ 7x dx। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ये बहुत वर्बल क्वेश्चन है, ये तो मैं इतना बोल के आपको समझा रही हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज कोई टाइम नहीं लगेगा। यहाँ हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहे हैं, वो प्रॉपर्टी मैं यहाँ जरूर मेंशन करना चाहूँगी, -a/2a fx dx। ये डिपेंड करता है fx पर। अगर हमारा fx इवन है, इवन फंक्शन है, तो ये हो जाता है 0 to a डबल ऑफ fx dx। और अगर हमारा फंक्शन ओड है तो ये वैल्यू इंटेग्रल की डायरेक्ट 0 हो जाती है। मैंने जब रिवीजन कराया हुआ है, मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक अलग सीरीज अपने चैनल पर डाली हुई है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन सारे, ये वाला भी कराया हुआ है, इस टाइप का भी कराया हुआ है, और पूरी डिटेल मैंने बताई हुई है। तो अब हम देखते हैं भाई साइन 7x को। तो साइन 7x एक ओड फंक्शन है। क्यों है ओड फंक्शन? जब मैं x की जगह -x रखूँगी तो ये बनेगा माइनस साइन x की पावर 7, यानी कि माइनस ऑफ साइन 7x। मीन्स एक्चुअल फंक्शन का नेगेटिव हो गया, तो ये ओड फंक्शन है, तो इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगी 0। तो जब आपने इसको एग्जाम में करना था तो ये कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करनी थी, आपको यहाँ डायरेक्ट पता लग रहा है कि ये एक ओड फंक्शन है, तो इसकी इंटीग्रेशन 0 हो जानी थी। तो ये हाफ मिनट का क्वेश्चन भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। फर्स्ट का हमारा राइट ऑप्शन है π/4, सेकंड का हमारा राइट ऑप्शन है C0, थर्ड है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखिए जरा, y² इज इक्वल टू 9x। अभी रिसेंटली ही मैंने अपना लेक्चर अपलोड किया था इसी चैप्टर से रिलेटेड, और उसमें भी मैंने ये इस टाइप के क्वेश्चंस कराए थे। तो ये वर्बल क्वेश्चन है। y² इज इक्वल टू 9x एक राइट हैंडेड पैराबोला है, x इज इक्वल टू 2 एक लाइन है जो x एक्सिस जो y एक्सिस के पैरेलल है और 2 से पास कर रही है, और x इज इक्वल टू 4 फिर से एक लाइन है, और x एक्सिस ये x एक्सिस है। तो हमें ये सारा एरिया फाइंड करना था। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ y dx बिटवीन द लिमिट्स 2 to 4, क्योंकि ये 2 है और ये 4 है, तो 2 से 4 तक का ये एरिया हमने फाइंड यहाँ करना था। अब बच जाता है y की वैल्यू हमने यहाँ से लेनी थी। y² है बेटा 9x, y² है आपका 9x, तो दोनों तरफ आप अंडर रूट कर लीजिए। तो ये y की वैल्यू आने वाली है ±3√x। अब मैं यहाँ एक बात आपको कहना चाहूँगी कि अगर हम प्लस का लेते हैं तो ये ऊपर वाला एरिया आता है, माइनस का लेते हैं तो नीचे वाला एरिया आता है। तो जो हमारा एग्जैक्ट एरिया है वो ये है, जो एक एरिया को, ऊपर वाले एरिया को हम डबल कर देंगे तो ये डबल ऑफ आ जाएगा।
1 मार्क का है इसलिए मैं डिटेल में नहीं करा रही हूँ। डबल ऑफ दिस एरिया करके हम केवल पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। तो 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4, y की जगह मैं रखने जा रही हूँ 3√x dx। ये 3 बाहर आ जाएगा, 6 हो जाएगा। हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं इसको, एक बार फिर से मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया था वो डबल था 2 to 4 y dx के लिए, ठीक है। तो ये हो गया था 2 to 4 3√x dx। 2 3 जा 6 हो गया, √x की इंटीग्रेशन हो जाती है x इज टू पावर 3/2 बिटवीन द लिमिट 2 to 4। 3/2 को बाहर ले जाइए, रिवर्ट हो जाएगा, 2/3 बन जाएगा। और x की पावर 3/2 में जब हम ये दोनों लिमिट्स रखेंगे तो ये बनेगा 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। ये हो गया 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। और अंदर ध्यान दें, 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 स्क्वेयर की पावर 3/2, पावर से पावर कैंसिल, और ये बन जाएगा 2√2। 2 क्यूब बाहर 4 है, ये हो गया 2 क्यूब माइनस 2√2। 2 क्यूब आपका हो जाता है 8 माइनस 2√2, और ये आंसर जो मेरे अकॉर्डिंग है वो आ रहा है 32 माइनस 8√2। लेकिन ये आंसर जो है आपका आपके जो इसमें है, अच्छा 1 मिनट भाई, हाँ ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी, एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो भाई ये डबल नहीं होगा, सॉरी ये एरिया डबल नहीं होगा। ये आप इसको अब यहाँ हाफ कर दीजिएगा, 3 आ गया। तो यहाँ पर ये 3 था तो 2/3 से 3 कैंसिल होकर यहाँ 2 आना था, यहाँ 2 आना था, यहाँ 2 आना था, और ये एरिया हो जाना था 16 माइनस 4√2, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। और देखो इधर लिखा भी हुआ था प्रथम चतुर्थांश, बट मैं वो रीड नहीं कर पाई, तो ऐसे कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो आपने विशेष ध्यान रखना है केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया। चलो एक नई चीज़ भी सीखने को मिल गई है इसमें आपको, कि अगर दोनों एरिया कंप्लीट दे रखा है तो आपने डबल करना है, तो ये और भी आसान हो जाता है हमारा क्वेश्चन। मैं जल्दी से एक बार फिर से आपको बता दूं कि y dx फ्रॉम 2 to 4, जस्ट इतना सॉल्व करना है आपने। y² 9x है तो y की वैल्यू आ जाएगी 3√x, क्योंकि एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम ले रहे हैं तो y पॉजिटिव होगा। इसकी इंटीग्रेशन कर दीजिएगा 2 से लेकर 4 के बीच में। अब हम चलते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। फाइंड द एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व्स y² इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू 2x। देखो पहला कर्व है y² इज इक्वल टू 4x, जो कि एक राइट हैंडेड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है। दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू 2x, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास करेगी, क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। जब x को 0 रखोगे तो y ने भी 0 ही आना है। गॉट इट? समझ आ रही मेरी बात? तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है कि ये एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रहे हैं। तो इसके लिए सेकंड कर्व में से y की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दो। तो यहाँ y का स्क्वायर है, यहाँ लिख दो 2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये बन गया 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। 4x स्क्वेयर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। x को कभी भी काटते नहीं है बोथ साइड से, आप 4 को काट सकते हो, 4 उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा x² माइनस x इज इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो आइदर x 0 या फिर बेटा जी x माइनस 1 0। तो x 0 होगा या x 1 होगा। तो 0 तो ये पॉइंट हो गया और 1 हमारा ये पॉइंट। आप अगर, मैं बार बार इस बात पर आपको टोक रही हूँ, लेकिन जब मैंने रिवीजन वीडियोस कराई हैं, रिवीजन लेक्चर्स कराए हैं, तो एप्लीकेशन डेफिनेट इंटीग्रल और उसकी एप्लीकेशन में ये सब क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन भी आया है, ये भी आया है, ये सभी क्वेश्चंस। और अब ये देखिए वही क्वेश्चन आपके सेट में भी आए हुए हैं। तो अब आपको एक बात और यहाँ समझनी है कि ये तो आपका अपर कर्व है y² इज इक्वल टू 4x, तो इसके द्वारा जो कवर्ड एरिया होगा पैराबोला द्वारा वो ये होगा जो मैं ब्लैक कलर से मार्क कर रही हूँ, ठीक है। और बेटा ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, इसने जो एरिया कवर करना है वो ये है, और हमें फाइंड करना है एरिया बिटवीन दीज टू, जो कि ये वाला है। तो
तो अब हमें क्या करना है कि अपर कर्व का जो एरिया था उसमें से लोअर कर्व का एरिया माइनस करना है। अपर कर्व क्या है? पैराबोला। लोअर कर्व क्या है? y इज इक्वल टू 2x। तो इसके एरिया में से ये एरिया अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये सारा काम आपको बहुत फास्टली करना पड़ेगा। फिर जो रिक्वायर्ड एरिया आप निकाल रहे हो वो 0 से और 1 के बीच में अपर कर्व से y की वैल्यू निकालो। वाई स्क्वेयर 4x है, दोनों तरफ अंडर रूट कर दो तो y कितना आ जाएगा? 2√x। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और लोअर कर्व से जो y की वैल्यू आ रही है वो 2x आ रही है। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, इतना मुश्किल नहीं है अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है तो। दोनों में से 2 बाहर ले लो, x की √x की इंटीग्रेशन करो तो x की पावर 3/2/3/2, 2 बाहर चला गया है। x की इंटीग्रेशन करो तो x²/2 बिटवीन द लिमिट्स 0 to 1। ध्यान देना भाई, ये 2 को तो बाहर रखो, ये 3/2 उल्टा करके हो जाएगा 2/3 और मैं यहाँ अपर लिमिट यानी 1 रख रही हूँ तो 1 की पावर 3/2 करोगे, 1 की पावर 3/2 माइनस यहाँ 1 रखो 1/2, ये हो गई आपकी अपर लिमिट। और लोअर लिमिट 0 है जो कि यहाँ रखने पर भी 0 और यहाँ रखने पर भी। अभी भी मैं ये आपको समझाने के लिए इतना लंबा कर रही हूँ, अदरवाइज इतना लंबा करने की ज़रूरत है नहीं। तो 1 की पावर 3/2 करोगे 1 आएगा, तो ये बचा 2/3 माइनस 1/2, 2/3 माइनस 1/2। देखो बेटा ये तो बाहर तो 2 है, अंदर हो गया 2/3 माइनस 1/2, बाहर 2 है, 6 एलसीएम, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और ये 2 3 जा 6 और ये आपका आ जाता है 1/3। तो ये आपका राइट ऑप्शन डी होगा। और इतना टाइम भी मुझे आपको समझाने में लग रहा है, आपको बहुत क्विकली ये सब करना होगा कि सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ किया और आपको ये पता होना चाहिए कि हमें ये इन बिटवीन एरिया निकालना, तो अपर माइनस लोअर करना है। अब बच जाती है लिमिट, तो लिमिट पे भी आपने इतना टाइम नहीं लगाना, यहीं से दिखकर ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। x0 x1 यहीं से पता लग रहा है। तो जितनी स्पीडी आपकी कैलकुलेशन होगी उतनी जल्दी आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, 2x² y" माइनस 3y' प्लस y इज इक्वल टू 0। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो मतलब सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कहाँ हो रही है? तो ये तो y का मतलब तो फंक्शन हो गया, y' का मतलब 1 टाइम डिफरेंशिएशन यानी dy/dx, y" का मतलब डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव ही मैक्सिमम बार अपना डिफरेंशिएट हो रहा है। तो इसका ऑर्डर भी कितना हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा। तो इसका जो ऑर्डर है वो मुजबानी वर्बल क्वेश्चन है, 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अगर इसकी डिग्री पूछी गई होती तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है तो वो यहाँ बाई चांस 1 है तो डिग्री इसकी 1 हो जाती। तो ये 1 मार्क के आपके MCQ थे जिनमें आपको चॉइस गिवन थी। आगे 3 क्वेश्चन है जिनमें आपको कोई चॉइस गिवन नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी क्या है? dy/dx इज इक्वल टू 1 + y² / 1 + x²। आप देख सकते हो ये वेरिएबल्स सेपरेबल है, यानी कि हम y की टर्म को dy के साथ एडजस्ट कर सकते हैं और x की टर्म को dx के साथ जस्ट बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। तो अब आपने थोड़ा ध्यान से करना है, ये 1 + y² को डिनोमिनेटर में लाना है। तो ये तो बन गया 1/1 + y² और dy यहीं रह जाएगा और इस dx को राइट में ले जाना है। ये टर्म डिनोमिनेटर में आ चुकी है तो यहाँ तो 1 बच गया, नीचे 1 + x² हो गया और ये dx यहाँ आ गया। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल्स सेपरेबल। ये आपने किया हुआ है अपना चैप्टर में। तो इधर हमारा देखो ये ध्यान रखना है कि y के साथ y, तो इसको नीचे लाना, dy को नीचे नहीं ले जाना है, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। अब अगला स्टेप क्या होगा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ये इंटीग्रेशन फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको कराई है। ये किसकी है? टेंजेंट इनवर्स x की, और ये x नहीं सॉरी y की, और ये टेंजेंट इनवर्स x प्लस c। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ जाता है। पर्टिकुलर में हमें कोई कंडीशन दे दी जाती है जिससे हमें सी की वैल्यू पता लग जाती है। तो दैट्स ऑल। बहुत ही सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन था। अगला भी इसी तरह का है, क्वेश्चन नंबर 7। ये यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंटिंग है। आप एक बात का ध्यान देंगे कि देखो यहाँ है जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये तो है भैया आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन।
और ये पूछ रखा है इसका जनरल सॉल्यूशन है या नहीं है। गॉट इट? समझ आ रही है मेरी बात आपको? और इसमें क्या किया कि यही स्टेटमेंट इन्होंने बाय मिस्टेक यहाँ उतार कर इसका जनरल सॉल्यूशन पूछ लिया है। तो भाई इसका जनरल सॉल्यूशन तो अभी अभी तो मैंने आपको दिखाया है, टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस सी। तो इसका जनरल सॉल्यूशन तो ये हो नहीं सकता। तो यहाँ तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नहीं हिंदी मीडियम के लिए। तो ये मैं इसको टोटली एक एरर कंसीडर करती हूँ, एक मिसप्रिंटिंग है। तो आप यहाँ फोकस करें कि क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट आप यही लेकर चलें। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो इक्वेशन है वो तो आपकी है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्केयर का अंडर रूट, और इसका सॉल्यूशन पूछा गया है कि ये है या नहीं है। अभी हम सॉल्यूशन फाइंड करके देख लेते हैं। ये फिर से वेरिएबल सेपरेबल है तो इसको तो डिनोमिनेटर में ले आओ। 1/4 माइनस वाई स्केयर का अंडर रूट डी वाई, डी एक्स को राइट साइड में ले जाओ, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। ये फॉर्मूला अब आपको याद करना पड़ेगा क्या है। हमारे पास फॉर्मूला है 1/a² माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट डी एक्स। तो ये किसकी इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन इनवर्स x बाय ए। तो अब आप यहाँ आ जाओ, ये क्या है, ये है 2² माइनस वाई स्क्वेयर का अंडर रूट डी वाई, डी एक्स के साथ 1 है। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स y/2, 1 की इंटीग्रेशन x प्लस सी। अब हमसे पूछा गया है कि इसका जनरल सॉल्यूशन ये है या नहीं। हमने सॉल्व करके देखा तो जनरल सॉल्यूशन हमारा यही आ जाता है। तो यस, इट इज़ द जनरल सॉल्यूशन। तो हमारा ये ऑप्शन यस वाला करेक्ट हो जाएगा, नो वाला रोंग हो जाएगा। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। आप पैरेलल देख सकते हो दोनों को। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, I think you can watch the statement. I will fold the question paper for you. If probability of A is 0.8, probability of B is 0.5, probability of B by A 0.4 है, तो find the probability of A intersection B. Conditional probability के लिए हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। probability of B by A क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है ना, ये नीचे आ जाता है। तो ये जो पता है उसको नोट कर लो। बी बाय ए कितना है, 0.4। ये हमें पता नहीं है, इसको हमने फाइंड करना है। लेट अस सपोज इट एज एक्स, और ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0.4 इंटू 0.8 इज इक्वल टू एक्स एंड 0.32 इज इक्वल टू एक्स। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 0.32। बिल्कुल सिंपल सी एप्लीकेशन थी हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले की। Question number 9 is again from probability beta. You can see given that the events A and B are such that probability of A is 0.5, probability of A intersection B is 3/5 and probability of B is equal to x. Find x if events A and B are independent. ठीक है भाई, आप एक सिंपल सी बात ध्यान करें कि व्हेन टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है भाई, तो ये सब बातें हमारे पास मौजूद हैं। ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 3/5। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5। बी कितना है, एक्स। जस्ट सॉल्व कर दीजिए। इसको मैं राइट कर सकती हूँ 5/10 इंटू एक्स। एक्स निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 को उधर ले जाइए, 3 इंटू 10, 5 को नीचे ले आइए, इज इक्वल टू एक्स। 5 2 जा 10, 3 2 जा 6/5। तो जो हमारी x की वैल्यू आएगी, जो हमारी यहाँ x की वैल्यू आएगी वो 6/5 है। बट बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट शुड नॉट एक्सीड 1, एक से बड़ी नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स आंसर इज रोंग। तो यहाँ पर देर इज़ समथिंग मिस प्रिंटिंग, कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। तो हम इस क्वेश्चन को भाई आपको जितना आपके पास फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आप अटैम्प्ट करो, आपको उसके लिए ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा। बट दिस आंसर इज़ नॉट राइट। तो फिलहाल आप इसको अगर एग्ज़ाम में इतना कर आए हो तो आपको इसके लिए 1 मार्क ज़रूर, जितने मार्क्स का है ये, दिस इज़ ऑफ
2 मार्क्स, तो आपको 2 मार्क्स उसमें ग्रेस मार्क्स ज़रूर मिलने चाहिए। तो ये श्योर नहीं हूँ मैं, दिस आंसर इज़ नॉट राइट। हाँ, मेथड और फॉर्मूला जो हमने अप्लाई किया दैट इज़ करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं भाई अब हम, क्योंकि देखो ये हमारे हाथ में नहीं है, अब ये पेपर हमारे पास पीछे से आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें जो भी मिस्टेक्स हैं वो उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन हमारा वेरिएबल सेपरेबल का आ चुका है, और हमारा आप अगर इसको ध्यान से देखें तो 1 1 और 1 डिग्री सेम है, ऊपर नीचे है। एक तरीका आपको होमोजीनियस की बात कर रही हूँ कि मैं ऊपर से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस वाई बाई एक्स, और ये भी x कैंसिल, तो ये बन गया हमारा, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ऑफ डिग्री 1। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या होता है कि पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। जब आप दोनों साइड्स डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, v एज इट इज, x की डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाती है, x की डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाती है, प्लस x एज इट इज, और v की डिफ्रेंशिएशन dv बाय dx हो जाती है। तो अब हमने इस पूरे फंक्शन में 1 में ये वैल्यूज़ पुट करनी है। तो फ्रॉम 1 हमारा जो dy बाई dx है ये हो जाएगा v इंटू 1 v प्लस x dv बाई dx, x एज इट इज, y की जगह vx बाई x। आप राइट साइड में देखो दोनों में x है, तो इंटू 1 प्लस वी कॉमन ले दिया, नीचे भी x था कैंसिल हो गया। ध्यान देंगे लेफ्ट साइड में है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, राइट साइड में है 1 प्लस v से v फिर कैंसिल हो जाता है, x प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। नाउ यू कैन यूज़ द मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, x के साथ dx, लेकिन dx ऊपर होना चाहिए, तो dx को उधर ले जाएंगे, x को नीचे लाएंगे, तो इधर तो dv अकेला रह गया, उधर dx गया और x डिनोमिनेटर में आ गया। नेक्स्ट स्टेप में अब हम इनकी इंटीग्रेशन करेंगे एंड वी विल सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो dv है 1 है तो इंटीग्रेशन v हो जाएगी, 1 बाई एक्स की लॉग मॉड x हो जाएगी प्लस c। अब आप यहाँ पर चाहें, हमने करना क्या है भाई, सॉल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो आप v की जगह यहाँ से y बाई एक्स पुट कर दीजिए। तो y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x प्लस सी, x को राइट साइड में ले जाइए, y आ जाएगा x लॉग ऑफ मॉड x प्लस सी एक्स। ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा क्वेश्चन नंबर 11। By using the properties of definite integrals, evaluate the integral 0 to pi by 2 sin x by 1 plus cos square x dx। तो ये हमारा इंटीग्रल है 0 to pi by 2 sin x by 1 plus cos square x dx। प्रॉपर्टीज में सब कुछ आ जाता है हमारा, तो ये यहाँ पर बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का हमारा क्वेश्चन है। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, पुट cos x इज इक्वल टू टी, क्यों, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, व्हेन वी विल डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और आप माइनस के साइन को राइट साइड में ले जाइए, साइन x डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी। क्लियर है। वेन एवर वी यूज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हम लिमिट्स भी साइमल्टेनियसली चेंज करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि यूजिंग 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0 या x टेंड्स टू 0, तो जब x 0 है तो t हमारा कितना होगा, cos 0 जो कि 1 होता है भाई cos 0, और जब x हमारा पाई बाय 2 है तो यूजिंग दिस 1, देखें ज़रा ध्यान से, t हमारा होने वाला है cos पाई बाय 2 जो कि 0। तो हमारा जो कंप्लीट इंटेग्रल है वो क्या बन गया, ध्यान दें, साइन x डी एक्स तो बन गया माइनस डी टी, 1 प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स ये बन गया हमारा 1 प्लस टी स्क्वेयर, लिमिट जो 0 थी वो 1 बन गई और 1 थी वो 0 बन गई। ठीक है, उल्टा कर दिया भाई मैंने, ये 1 बन गई और ये 0। तो ये एक बार जरा आप ध्यान से देखो कि माइनस बाहर आकर 1 to 0 डी टी बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर हो गया। अब हम यहाँ एक प्रॉपर्टी क्यों ना पहले ही लगा लें कि हम माइनस के साइन को हटा दें।
हम माइनस के साइन को यहाँ से हटा देते हैं कि हमारे पास एक रिजल्ट था ना, A2B fx dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ B2A fx dx। तो यहाँ पर सबसे पहले तो माइनस हट जाएगा, लिमिट्स उल्टी हो जाएंगी, और ये इंटीग्रेशन हमने अपने सबसे पहले क्वेश्चन में इसी सेट में की है। किसकी इंटीग्रेशन है? टेंजेंट इनवर्स टी की, 0 से 1 तक। ये बन गया टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स 0 π/4 माइनस 0, और हमारा आंसर आ जाएगा π/4। ये अकेला फॉर्मूला इस सेट में तीसरी बार यूज हो रहा है। आप ये देखिए, तो इतनी प्रैक्टिस के बाद भी हम अगर इसको भूल जाते हैं तो वो हमारी गलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 12। 2 मार्क्स के हिसाब से ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़्यादा लंबे तरीके से अगर नहीं करके आए होंगे तो बेटर रहा होगा, वरना आपका टाइम कंज्यूम होगा। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसने 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार वालों को और 6000 ट्रक ड्राइवर्स का इंश्योरेंस किया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सीडेंट्स आर 0.01, 0.03 एंड 0.15 रिस्पेक्टिवली। कि भाई स्कूटर वालों का एक्सीडेंट होगा, इसकी संभावना 0.01 है, कार वालों का एक्सीडेंट होगा उसकी संभावना 0.03 है, और ट्रक वालों का एक्सीडेंट की संभावना 0.15 यानी सबसे ज़्यादा है। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। जिसका इंश्योरेंस हो रहा था उनमें से किसी एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया पहले ही। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर। वो एक स्कूटर ड्राइवर होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मैं फिर बोल रही हूँ 2 नंबर के अकॉर्डिंग लंबा है, बट वी हैव टू डू, क्योंकि हमारे एग्जाम में आया है तो हमें ये क्वेश्चन करना है। आपको पूरे सेट के सोल्यूशन में कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरा व्हाट्सएप पे ग्रुप है क्लास 12th के लिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप वहाँ भी अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हो। तो भाई अब आपको ये पता होना चाहिए कि बेस थ्योरम पर डिपेंडेंट है ये क्वेश्चन। तो बेस थ्योरम में हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट्स लेकर चलते हैं। तो 3 केसेस लेकर हम चलते हैं। हम पहला 3 इवेंट्स ले लेते हैं। लेट E1, E2 एंड E3 बी द इवेंट्स, ठीक है, बी द इवेंट्स दैट द ड्राइवर इज, जिसका भाई एक्सीडेंट हुआ है वो ड्राइवर इज अ स्कूटर और कार और ट्रक ड्राइवर, ठीक है। हम कोशिश करेंगे भाई मिनिमम लिखें क्योंकि 2 नंबर का है। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ए इवेंट हमने उसको चूज़ करना होता है जो हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि किसी बंदे का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो लेट ए बी द इवेंट दैट an insured person meets with accident. An insured person has an accident, ठीक है भाई। 2 बातें हो गई हैं। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए हैं। इनके अलावा हमारे पास और कोई इवेंट नहीं है कि E1, E2, E3 में हमारे जो ड्राइवर हैं वो स्कूटर के हैं, कार के हैं या ट्रक के ड्राइवर हैं। और एक इवेंट है कि जिनका इंश्योरेंस हो रहा है उनमें से अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो हमारा ए इवेंट हो जाता है। अब ये आपने देखना है कि टोटल ड्राइवर्स कितने हैं, टोटल ड्राइवर्स कौन से जिनका इंश्योरेंस हुआ है। तो बेटा ये स्टेटमेंट मैं सामने रख देती हूँ आपके साथ साथ, यहाँ पर आप देखते भी चलें। 2000 स्कूटर ड्राइवर हैं, 4000 कार ड्राइवर हैं और बेटा 6000 ट्रक ड्राइवर हैं। तो ये आपके टोटल 12000 ड्राइवर्स हो जाते हैं। अब आपने E1, E2, E3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना। E1 का मतलब स्कूटर ड्राइवर हैं 2000, कितने में से, 12 में से, तो ये हो गया 1/6। E2 की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 4000/12000 यानी 1/3, और E3 की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 6000/12000 दैट इज़ 1/2, यानी कि आधे जो इंश्योर्ड पर्सन है वो अपने ट्रक ड्राइवर हैं। अब हो गया भाई एक एक्सीडेंट, ठीक है, अब हो गया एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट हो गया तो स्कूटर ड्राइवर था और एक्सीडेंट हो गया, ध्यान देना है। A/E1 का क्या मतलब है, E1 पहले चूज किया यानी वो एक स्कूटर ड्राइवर था और उसका एक्सीडेंट अब हुआ। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि स्कूटर ड्राइवर के एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी है 0.01। अब हम आगे बढ़ते हैं। कार ड्राइवर था और एक्सीडेंट हो गया तो प्रोबेबिलिटी है बेटा 0.03। मैं प्रोबेबिलिटी का पूरा चैप्टर मैंने
अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ से इन क्वेश्चंस को देखें। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आपको वहाँ अच्छे से समझ आएगा। और ट्रक ड्राइवर था और उसका एक्सीडेंट हुआ तो 0.15। तो E1 E2 E3 A/E1 A/E2 A/E3 सब प्रोबेबिलिटीज हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमने बेस थ्योरम अप्लाई करना है कि हम उल्टी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। बेस थ्योरम जब मैंने समझाई थी अपने लेक्चर में, तो मैंने बोला था कि वन ऑफ द पर्सन एक्सीडेंट हो चुका है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक स्कूटर ड्राइवर है। तो इस चीज़ को अब हमने यहाँ पर फाइंड करना है। तो यूजिंग बेस थ्योरम अब हमें ये बात निकालनी है कि वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, we have to find the probability that accident has already occurred, and the person is a scooter driver, and the person is a scooter driver। तो यहाँ आप रेफरेंस ज़रूर दोगे कि हमने बेस थ्योरम यूज़ करनी है। अब एक्सीडेंट तो हो लिया और स्कूटर ड्राइवर का मतलब E1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A हमने निकालनी है। तो ये क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1, और नीचे इन तीनों का सिग्मा आ जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A बाय E1, और बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E3। पुट द वैल्यूज़ एंड यू कैन सॉल्व इट, पुट द वैल्यूज़ एंड यू कैन सॉल्व इट। तो E1 ये देखिए भाई, E1 आपको दिख रहा होगा, यस दिस इज़ 1/6 इंटू A बाय E1 का मतलब 0.01 यानी कि 1/100। ठीक है, मैं डेसिमल हटा रही हूँ। और E1 का मतलब 1/6 इंटू 1/100, E2 का मतलब 1/3, और A बाय E2 का मतलब 3/100, और E3 का मतलब 1/2 इंटू 15/100। ठीक है भाई, ये 100 अगर हम ध्यान से देखें, थोड़ा ध्यान से देखें, तो 1/100 ऊपर है और 100 1/100 1/100 नीचे से ना कॉमन आ गया। अगर हम इसको काट भी देना तो कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी होने वाली है उससे। तो मैंने क्या किया, 1/100 कॉमन ले दिया, तो बेटा ये बन गया 1/6, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/100 बाहर चला गया, और 1/100 बाहर चला गया, तो ये बन गया 15/2, और ये दोनों कैंसिल हो गई। मैंने थोड़ा अलग तरीके से कैलकुलेशन कर दी है, आपको अगर समझ ना आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, इतना कोई मुश्किल काम नहीं किया है मैंने। 1/6 नीचे एलसीएम लोगे तो 6 आएगा एलसीएम, तो ये 1 6 1 जा 6, 2 3 जा 6, और 3 को 15 से करोगे 45, ये फिर एलसीएम कैंसिल, ऊपर 1, 45 प्लस 6 51 प्लस 1 52, 1/52, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में से दिया गया है, कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर के 1 मार्क के क्वेश्चंस देखते हो तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी उन्हीं में से दिए गए हैं। एंड दिस वन इज़ द लास्ट क्वेश्चन नंबर 13, जिसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों में सॉल्व कराऊंगी। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेज आर दिस दिस एंड दिस। 3 वर्टिसेज आपको गिवन है, सपोज A है -1 0, B है 1 3, और C है 3 2, और इस तरह से बनने वाले एरिया का, ट्राइंगल का एरिया आपने फाइंड करना है यूजिंग इंटीग्रेशन। पहले तो हम एक रफ स्केच जरूर ड्रॉ करेंगे, क्लियर। तो x -1 और y 0, तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो जाता है, x -1 y 0, b x1 y 3, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 1 ये 2 ये 3, थोड़ा खुला खुला हम ले लेते हैं। x1 और y 3 हमने यहाँ लिया, तो दिस इज पॉइंट b, एंड c इज 3 2 x 3 और y 2, तो ये हमारा c पॉइंट हो जाता है बच्चे 3, 2। इन तीनों को ज्वाइन करने से जो ट्राइंगल बना
ये बना हमारा ट्राइंगल ABC। इसका एरिया आपने फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड करने का क्या तरीका है? देयर आर 3 लाइंस। क्लियर? 3 लाइंस का एरिया कौन कौन सा है? अब आप ये देखो, सबसे पहले AB लाइन जो एरिया कवर कर रही है अप टू x एक्सिस तक, वो ये सारा एरिया कवर कर रही है अप टू हियर 1 तक। ठीक है भाई, जो मैंने ब्लैक पेन से किया है। आगे ये आ जाती है हमारी BC लाइन। तो BC लाइन जो एरिया कवर कर रही है वो ये सारा कवर करती है। क्लियर? अप टू x एक्सिस यहाँ तक। ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज -1, अगेन 1 2 3। ये सब आपने मेंशन करना है भाई। x, x डैश, y, ऑरिजिन हो गया यहाँ तक। तो ये सारा एरिया, ये लाइन प्लस ये लाइन आ गया। अब हम बात करते हैं अपने ट्रायंगल की थर्ड लाइन की, AC जो एरिया x एक्सिस तक कवर करती है वो ये सारा है। अगर इसको मैं काट दूँ, इस एरिया को मैं ढक दूँ, तो क्या बचा? ट्रायंगल बचा। और हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? यहाँ तक आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आपने डेफिनेट इंटेग्रल पढ़ा है, अगर मेरे थ्रू पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, मैंने सारी बात बताई है कि डेफिनेट इंटेग्रल A to B fx dx का हमेशा मतलब क्या होता है कि ये आपका कर्व है fx, ये A है और ये B है। तो ये जो है ये सारा एरिया इस इंटीग्रल की हेल्प से हम सॉल्व कर रहे हैं। इस कर्व की इंटीग्रेशन A से B के बीच में करें तो पूरा एरिया आता है। तो इसी बात को समझते हुए जब हम AB लाइन की इंटीग्रेशन करेंगे तो AB के नीचे का एरिया आएगा -1 से 1 तक का। फिर हम BC का इंटीग्रेशन करेंगे तो BC का एरिया आएगा 1 से 3 तक। और उसमें से इन दोनों के टोटल एरिया, इन दोनों का टोटल एरिया तो ये सारा है जो दिख रहा है, उसमें से जब हम AC का एरिया माइनस कर देंगे -1 से 3 तक, देन वी विल बी लेफ्ट विद आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। क्लियर? लॉजिक समझ आया? अब आगे बढ़ते हैं कि एरिया कैसे निकालें। उसके लिए पहले हमें इन तीनों लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेंगी। तो फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन AB, ठीक है, फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन AB, तो पहले तो सबसे पहले तो हमने स्लोप निकालना है AB का। स्लोप ऑफ AB मैंने m1 ले लिया। तो स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 यानी 3/2। और बेटा जी इक्वेशन ऑफ AB अगर आपको याद हो पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होती थी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो यू कैन कंसिडर एनी पॉइंट एज x1 y1। तो ये हो गया y माइनस y1 का मतलब 0, स्लोप है 3/2, x माइनस माइनस +1। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाती है y इज इक्वल टू 3/2 इंटू x प्लस 1। ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है AB की। क्लियर? AB लाइन की इक्वेशन आ गई। हमने y की वैल्यू को मैंने पहले ही साइड में रख लिया है। अब हम बात करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ BC की। तो सबसे पहले हमें उस लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा BC का, जिसे मैंने M2 नाम दे दिया। BC के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए B और C। B है आपका 1 3, C है 3 2। आप इधर देख सकते हो, थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ डायग्राम को फ्रेम में रखने की। 1 3 3 2, तो y2 माइनस y1 2 माइनस 3 बाई 3 माइनस 1। तो ये बन गया 2 माइनस 3 बाई 3 माइनस 1 माइनस 1/2 आपका स्लोप आ जाता है। और इक्वेशन ऑफ BC अब मैं डायरेक्ट निकालने जा रही हूँ। y माइनस y1, देखो पॉइंट मैं यहाँ लिख देती हूँ साइड में। B है 1 3, C है 3 2। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू -1/2 इंटू x माइनस 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। करें तो आप इधर ले आइए 2 को, ये हो गया 2y माइनस 6 इज इक्वल टू -x प्लस 1। अब सभी टर्म्स को राइट में ले जाओ, कोशिश करो y को एक तरफ रखो। -x प्लस 1 प्लस 6, तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू 7 माइनस x, और 2 को भी राइट में ले जाओ तो 1/2 इंटू 7 माइनस x। ये हमारी इक्वेशन हो जाती है बेटा जी किसकी? BC की। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम इक्वेशन ऑफ AC या CA।
तो इक्वेशन ऑफ AC के लिए हमें चाहिए स्लोप ऑफ AC यानी m3। ये आपका AC के कोऑर्डिनेट्स है -1 0 और 3 2, तो y2 2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 2/4 1/2 आ गया। और इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो y आ गया 1/2 इंटू एक्स प्लस 1। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3 AC की। हो गया यहाँ तक आपको क्लियर? कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो अब हम यहाँ लिखने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। बड़े ध्यान से अब आपको यहाँ लेफ्ट में भी नज़र रखनी है कि इंटीग्रेशन ऑफ y ऑफ AB लाइन से जो y की वैल्यू आएगी उसकी इंटीग्रेशन हम करेंगे -1 से 1 तक। ध्यान देना है, ये AB लाइन है, इसके इंटीग्रेशन, बाकी सब भूल जाओ, ये AB को याद रखो, ये मैंने हाथ से ढक दिया। तो यहाँ तक का सारा एरिया AB ने कवर कर रखा है -1 से 1 तक, वो एरिया निकालेंगे प्लस y ऑफ BC, यहाँ dx लगा लीजिएगा बच्चों। BC लाइन ने ये एरिया कवर कर रखा है कहाँ, 1 से लेकर 3 तक। जब ये दोनों एरिया जुड़ जाएंगे और उसमें से ये माइनस होगा, माइनस y ऑफ AC dx कहाँ से कहाँ तक, -1 से 3 तक। देन वी विल बी डन। ये देखो इधर दिखा नहीं होगा आपको, -1 2 3 y इज। तो अभी इन सब वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। तो एक बार मैं फिर से दिखा दूं, AB में y की वैल्यू आ रही 3/2 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ मैं रखने जा रही हूँ 3/2 को बाहर ले रही हूँ, -1 2 1 x प्लस 1 dx। ठीक है भाई। BC की वैल्यू, BC की है 1/2 इंटू 7 माइनस एक्स। तो यहाँ पर भी मैं 1/2 को बाहर रखने जा रही हूँ और ये हो गया 7 माइनस एक्स dx। और AC की वैल्यू तो ये आपके सामने है, इसमें भी 1/2 को मैं बाहर रखने जा रही हूँ, -1 2 3 x प्लस 1 dx। जरा इंटीग्रेट कर लीजिए। तो ये तो हमारा x की इंटीग्रेशन बनेगी x² प्लस x बिटवीन द लिमिट्स -1 to 1, 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन बनेगी 7x माइनस x² बिटवीन द लिमिट्स 1 to 3, -1/2, इंटीग्रेशन बनेगी x² प्लस x बिटवीन द लिमिट्स -1 and 3। अब आपने यहाँ लिमिट्स को पुट करना है और सॉल्व करना है। 3/2, देखो थोड़ा शॉर्ट में करना, यहाँ 1 रखोगे, 1/2 प्लस 1 अपर लिमिट, -1 रखिएगा तो -1 का स्क्वायर बनेगा 1/2 प्लस -1। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। कोई भी लिमिट 0 नहीं है यहाँ। 7 रखेंगे तो 7 के साथ 3 रखेंगे, अपर लिमिट 3 है तो 7 3 जा 21, यहाँ 3 रखेंगे 9/2, माइनस लोअर लिमिट के लिए बेटा 1 रखोगे तो 7 माइनस 1/2, सेकंड ब्रैकेट आ गई, -1/2। थर्ड ब्रैकेट पे आ जाओ तो अपर लिमिट की जगह 3 रखिएगा, यहाँ ये देखिए 3 रखिएगा तो 9/2 प्लस 3 -1 रखेंगे तो ये बन गया 1/2 -1 एंड क्लोज द ब्रैकेट। अब आपने इसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम 3/2, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। 2 1 जा 2 प्लस 1, ये हो गया 3/2। 1/2 में से 1 माइनस करोगे, -1/2 -1/2 और माइनस, ये हो जाएगा प्लस का 1/2। अगली ब्रैकेट पे चलते हैं। 1/2, 21 दूनी 42 और 42 में से 9 गए तो आपका कितना आ जाता है 33/2। ठीक है भाई। 21 2 जा 42, 42 माइनस 9 तो 33/2। और यहाँ ध्यान दें 2 7 जा 14, 14 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13/2, क्लोज द ब्रैकेट, -1/2। यहाँ आ जाइए 2 3 जा 6, 6 को 9 में ऐड करेंगे 15/2, 1/2 में से 1 माइनस करेंगे -1/2, एक माइनस ऑलरेडी बाहर है +1/2। आगे बढ़े। 3/2, दोनों का बेस सेम है, ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/2, 1/2 बेस सेम है, 33 में से 13 माइनस कर दीजिए 20/2, -1/2, 15 और 1 16/2, सब इवन है। ये 2, ये 10 और भैया ये 2 8 जा 16 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 5 जा 10 आ गया, 2 4 जा 8 सब कैंसिल हो गया। 3 + 5 - 4, 5 + 3 - 4, 8 - 4, 4
स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आ जाएगा। आप टैली भी कर सकते हो, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 भी है। तो एनसीईआरटी से बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया। इट्स लिटिल बिट लेंथी, लेकिन 5 नंबर का है तो इतना लेंथी चलता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज बेटा, ये 13th का और पार्ट है। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल इवेल्युएट द इंटेग्रल आई इज इक्वल टू 0 to π/4 log of 1 प्लस टेंजेंट एक्स डी एक्स। ये भी आपकी एक्सरसाइज में से ही है, 7.11 का मे बी कि 7th या 8th क्वेश्चन है आपका। एक्सरसाइज 7.11, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपका। तो ऐसा कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन आपका नहीं है कि आपको समझ में ना आए। यहाँ हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहे हैं। 0 to a एफ एक्स डी एक्स होता है 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है भाई, ये फर्स्ट है, इसमें हम यूज़ करने जा रहे हैं। पूरी एक्सरसाइज ही लगभग इसी पर बेस्ड है। अदर क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल है, ये थोड़ा सा अलग है। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस टेंजेंट एक्स की जगह पर हमने ए माइनस एक्स, ए का मतलब लिमिट, π/4 माइनस एक्स लगा देना है। क्लियर है यहाँ तक आपको? अभी अदर क्वेश्चंस में ना π/2 होता था तो कोटेंजेंट बन जाता, साइन के साथ कोस बन जाता था, लेकिन लिमिट ही यहाँ π/4 है। तो हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, हम आगे प्रोसीड करते चलते हैं। मैं एक ही बात कहती हूँ कि आप करते चलो क्वेश्चन को, कोई ना कोई हिंट आपको जरूर मिलेगा। तो टेंजेंट π/4 माइनस एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेंजेंट एक्स बाय 1 प्लस टेंजेंट एक्स डी एक्स। फॉर्मूला याद है या नहीं है आप अपना देख लीजिएगा। ये फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख के आपको बताती हूँ। टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी, ये होता है टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी बाय 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। और इसी में अगर हम ए की जगह π/4, बी की जगह एक्स लगा दें तो ये बन जाता है टेंजेंट π/4 माइनस टेंजेंट एक्स बाय 1 प्लस टेंजेंट π/4 टेंजेंट एक्स 1 माइनस टेंजेंट एक्स बाय 1 प्लस, क्यों टेंजेंट 45 एक होता है। तो ये मैंने इसको यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। और अब हम इस ब्रैकेट का क्या लेंगे, अब हम इस ब्रैकेट का एलसीएम लेने जा रहे हैं। तो 0 to π/4 लॉग ऑफ, ध्यान देना भाई, ये है 1 प्लस टेंजेंट एक्स। 1 प्लस टेंजेंट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस टेंजेंट एक्स प्लस 1 माइनस टेंजेंट एक्स डी एक्स। टेंजेंट एक्स से टेंजेंट एक्स कैंसिल, ऊपर बच गया 1 and 1 2। 0 to π/4 देखते चलें भाई ध्यान से क्या चल रहा है। 1 और 1 हो गया 2 बाय 1 प्लस टेंजेंट एक्स डी एक्स। अब एक प्रॉपर्टी और याद करो, लॉग ऑफ m बाय n होता है लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। तो दोनों को हम सेपरेट कर देते हैं यहाँ। 0 to π/4 लॉगरिथम ऑफ 2 अपर 1 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस टेंजेंट एक्स डी एक्स। इंटीग्रल का साइन है, दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0 to π/4 log 2 dx, और यही साइन इस पर भी चला जाएगा, माइनस 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस टेंजेंट एक्स डी एक्स। इन क्वेश्चंस की खासियत क्या होती है कि हमें इंटीग्रेट ज़्यादा नहीं करना पड़ता, वही क्वेश्चन रिपीट होकर फिर आ जाता है। आप थोड़ा सा ध्यान दो, हमारी शुरुआत क्या थी, स्टार्टिंग क्या थी, log ऑफ 1 प्लस टेंजेंट एक्स 0 to π/4, हमने इसको आई माना था। आप लास्ट में वहीं आ गए हो, log ऑफ 1 प्लस टेंजेंट एक्स 0 to π/4, आई फिर से आ गया है, तो हम इसके प्लेस पर आई लगा देंगे। i इज इक्वल टू 0 to π/4 log 2 dx, और ये हमारा हो गया i। ये मैं इंटीग्रल लगा रही थी गलती से, इस i को हम लेफ्ट में ले आते हैं, तो ये बन गया बेटा i प्लस आई। राइट में से log 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लीजिए, अंदर हमारा बच जाता है 0 to π/4 1 dx। 1 की इंटीग्रेशन x होगी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करा रही हूँ मैं, ध्यान देना, इसी लाइन को मैं एक बार फिर से लिख रही हूँ। i प्लस आई
इज इक्वल टू log 2 मैंने कॉमन लिया था 0 to π/4 1 dx। यू कैन चेक, ये देखिए ये चीज़ यहाँ थी, इसको मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है, और i प्लस आई मीन्स 2i log 2 एज इट इज 1 की इंटीग्रेशन x 0 to π/4, और ये हो गया log 2 इंटू π/4 माइनस 0 इज इक्वल टू 2i। π/4 में से 0 माइनस करोगे π/4 रह जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2i इज इक्वल टू π/4 log 2। हमें तो i की वैल्यू निकालनी है, भाई हमारा तो एक्चुअल क्वेश्चन ये था, और ये i के इक्वल है, तो हमें तो यहाँ i चाहिए, तो 2 को आप राइट साइड में ले जाइए, तो 2 इधर आएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो π/8 log 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा इंटीग्रल का। तो ये वाला थोड़ा बल्कि इजी है और पार्ट में, क्योंकि आपके ये 2 पार्ट्स हैं, तो इनमें इसके कंपैरेटिवली ये इजी है, इसमें कम टाइम लगता है। तो ये आपका कंप्लीट सेट 3 का सॉल्यूशन था। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर मेरे चैनल को आप पसंद करते हैं, मेरे लेक्चर्स को पसंद करते हैं, तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और लाइक भी ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।